हमारा जैसे हमने जो मेन निदान था, इन कॉमन जो कामला का निदान था, वो तो हम ऑलरेडी, इसका निदान क्या था, पांडुरोगी तो योत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम अस्रक मांस दग्ध्वा रोगाय कल्पते। आप लोगों में से किसी ने श्लोका याद किया है? भावना? यस मैम। श्लोका याद किया है आपने? मैम मैं एब्सेंट थी। प्रियंका? यस मैम। प्रियंका गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। क्या श्लोका? हेलो। सुनाओ। गुड मॉर्निंग हाँ मैम। सुनाओ। पांडुरोगी तो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवने तस्य पित्तम अस्रिक मांस दग्ध्वा रोगाय कल्पते। हरिद्र नेत्र भ्रंशम हरिद्र त्वक नखानन रक्तपित्तम सक्रीन मूत्र भेद रक्तपित्तम सक्रीन मूत्र भेद वर्णो फतेन्द्रिय दा एका दौर्बल्य सदन मारुति कर्षित कामला भोग पित्ता से कोष्ठाक्रशय मकातु। ठीक है, वेरी गुड। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो कॉमन निदान है वो क्या है, पांडुरोगी यो अत्यर्थम पित्तलानि। पंकज डोंट मैसेज मी। तो जो पांडुरोगी है वो जब कंटिन्यूअसली पित्तवर्धक आहार विहार का जब सेवन करता रहता है तो उसकी वजह से ये कामला रोग की संप्राप्ति होती है। तो हम आगे पढ़ रहे हैं, कोष्ठ शाखाश्रित कामला के पार्टिकुलर निदान क्या क्या है। जो कोष्ठ शाखाश्रित कामला है उसका निदान है सबसे पहले पांडु रोग और मद्यपान और अम्ल रस आहार सेवन। ठीक है, पांडु रोग यानी किसी को पहले से अगर पांडु रोग है तो उसको कोष्ठ शाखाश्रित का, मद्यपान जो अत्यधिक करता है और अम्ल रस आहार विहार का सेवन करता है, ऐसे रोगी में कोष्ठ शाखाश्रित कामला मैनिफेस्ट होती है। जो कोष्ठ शाखाश्रित कामला है वो निदानार्थक रोग है, यानी निदानार्थक रोग का मतलब होता है कि जो निदान के पर्टिकुलर सेवन मैनिफेस्ट हो रहा है और इट कैन नॉट अकर इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। जो सभी आचार्य है उन सबकी ओपिनियन है कि जो ये वाला टाइप का जो कामला होता है ये पांडु रोग के बाद होता है। पांडु रोगी जो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते, यानी जब पित्तवर्धक आहार विहार जैसे कि मद्य, अम्ल रस का सेवन, ऐसे आहार का जब सेवन किया जाता है तो कोष्ठ शाखाश्रित कामला मैनिफेस्ट होती है। जो मधुकोश में आचार्य है, आचार्य माधव निदान ने कहा है कि जो पांडु रोग है एक स्टेज होती है कामला, यानी उन्होंने कामला को पांडु रोग की स्टेज कह के बोला। जैसे हम की वजह से मेंशन किया गया है। आचार्य अरुण दत्त ने कोष्ठ शाखाश्रित कामला को पांडु रोग का सिनोनिम बताया है। ठीक है, उन्होंने कहा है पांडु रोग से आचार्य अरुण दत्त ने कहा, यानी जो पित्तज पांडु रोग है, यहाँ पर पार्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं कि जो कामला किसका, कौन से पांडु का पर्याय रहेगा, तो जो पित्तज पांडु है उसकी वजह से कोष्ठ शाखाश्रित कामला हो सकता है। ठीक है, जो ये डिजीज होती है इसको बहुपित्त कामला भी बोलते हैं, यानी यहाँ पर पित्त की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है और जो पित्तज पांडु होता है वो यहाँ पर कामला को मैनिफेस्ट कर सकता है। ओके, अगर हम जो अभी हमने समझा कि पित्त की वजह से मैनिफेस्ट हो रहा है कामला, अत्यधिक पित्त की वजह से, तो हम यहाँ जब हमने पांडु रोग पढ़ा था तो हमने हीमोलाइसिस को काफी अच्छे से समझा था।
तो यहाँ पर भी हम जो कोष्ठ शाखाश्रित कामला है उसको हीमोलाइटिक इन द प्रेजेंट सिनेरियो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस के साथ में। ठीक है, उसके बाद जो डलन आचार्य डलन है वो सुश्रुत की जो स्टेटमेंट है कि आम यांते यानी जो पांडु रोगांते अन्य रोगांते अपीच यानी जो कोष्ठ शाखाश्रित कामला है ये पांडु रोग के बाद ही हो सकती है, यानी किसी रोग के बाद हो रही है। अन्य रोगांते च यानी किसी दूसरे रोग के बाद ये हो रही है। ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। जो आचार्य डलन है वो एक्सप्लेन करते हैं कि आमयांते क्या है। आमयांते यानी पांडु रोगांते, जो पांडु रोग के बाद जो होती है वो कामला को कोष्ठ शाखाश्रित कामला कहा गया है। तो यहाँ पर हम जो मलेरिया, स्नेक बाइट, मंडल सर्प विषदंश है और स्थावर विष है वो सभी इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। उनके बाद जो पांडु डेवलप होता है, कामला रोग जो डेवलप होता है इन डिजीजेस के बाद जब हीमोलाइसिस हो जाता है तो उसको यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। जैसे कि मलेरिया है, विषदंश है, स्थावर विष का सेवन करने से है, तो ये सभी सिचुएशंस इनके अंदर पांडु रोग हो जाता है। और पांडु रोग होने के पश्चात कामला रोग भी हो जाता है। अगर सिचुएशन को प्राइमरी कंडीशन में ही हैंडल नहीं किया जाता तो जो पांडु रोगी है वो कामला रोगी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यानी पहले किसके सिम्टम्स आएंगे? पहले पांडु के सिम्टम्स आएंगे। ओके, और पांडु के सिम्टम आने से पहले भी, हाँ जी मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मैं फिर से एक बार शेयर कर देती हूँ। सभी स्टूडेंट्स को शेयर नहीं हो रही है क्या? यस मैम, बस फर्स्ट स्क्रीन दिख रही है बस। वही है मैम, फर्स्ट वाली। हाँ यही है, क्योंकि इसी के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो पॉइंट्स हैं इसी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सारी स्टेटमेंट्स आई कांट पुट इट इनटू स्लाइड। ओके, इसके अंदर लिखा है ना मैंने पांडु रोग से नहीं मैम, ये कुछ नहीं दिख रहा, बस ये दिख रहा है कामला प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर पवित्रा मलिक, बस ये वाली स्लाइड दिख रही है। अच्छा, तो इसका नहीं, ये स्टूडेंट जो मेरी जो अभी स्लाइड है वो कोष्ठ शाखाश्रित कामला का निदान की स्लाइड में आगे हुई है। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। तो मैं एक बार आपको फिर से छोटा सा ब्रीफ, नहीं आई। आपका शायद नेटवर्क पुअर होगा। देखो, तो लेटर ऑन मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। जब तक आप जिसकी भी स्लाइड इन केस नहीं दिखती है तो प्लीज आप सुनने पे ध्यान दो। ठीक है, आपके पास जो बुक है वो बुक ओपन कर लो और लेटर ऑन मैं आपको ये स्लाइड पीडीएफ फॉर्म में आपको भेज दूंगी। ओके, तो मैंने अभी तक ये बताया कि जो पांडु रोग है वो कामला जो है कोष्ठ शाखाश्रित कामला वो पांडु रोग के बाद मैनिफेस्ट होता है। ओके, आचार्य जो ढल्लन है उन्होंने सुश्रुत के जो आमयाते ओपिनियन है, जो वर्ड है उसको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया है कि पांडु रोगांते अन्य रोगांते यानी जो पांडु रोग के बाद जो होता है और जो अन्य रोगों के बाद जो होता है। तो अन्य रोगों में यहाँ पर मलेरिया, स्नेक बाइट और मंडल सर्प विष दंश है, स्थावर विष का सेवन करना है, ये सभी आते हैं। इन सभी डिसऑर्डर्स में पांडु रोग हो जाता है और पांडु रोग होने के पश्चात साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं कामला के। यानी सबसे पहले जो पेशेंट है उसके अंदर वो पार्टिकुलर टाइप की जो डिजीज हुई है, जो विष के लक्षण आए हैं, मलेरिया के लक्षण है, सर्प दंश के लक्षण है, वही सबसे पहले आएंगे। उसके बाद फिर सेकेंडरी सिम्टम्स आने शुरू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि ये डिजीज जो है दूसरी डिजीज के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके,
फिर आगे बोला गया है पांडुरोगे अपि भवेत पांडुरोगाद्विनापि भवेत, यानी जो आचार्य चक्रपाणि है उन्होंने भी यही कहा है कि पांडु रोग के बिना कामला शाखाश्रित का कोष्ठ शाखाश्रित कामला मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। सभी आचार्यों की एक ही ओपिनियन है। ओके, तो जो कोष्ठ शाखाश्रित कामला है उसको हम हीमोलाइटिक जॉन्डिस के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस के साथ में। तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि जो बिलीरुबिन होता है बॉडी के अंदर वो नॉर्मल होता है। ठीक है, बिलीरुबिन क्या होता है, नॉर्मल होता है। उसके बाद जो बिलीरुबिन जो लीवर से लीवर जो लेता है, यानी लीवर जो हिपेटोसाइट्स जो बिलीरुबिन को जो कंज्यूम करती हैं उसकी मात्रा घट जाती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, इट इज रिड्यूस्ड। ओके, जब ऐसी कंडीशन कब डेवलप होती है, जब पेशेंट कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक फास्टिंग करता है, स्टारवेशन हो जाता है, या फिर किसी वजह से लिवर की सेल्स में डैमेज हो जाता है, यानी हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स अगर वो लेता है या फिर कोई पॉइजनिंग अगर हो गई है, लीवर की सेल्स में सेप्सिस हो गया है, इस वजह से जो लीवर की सेल्स हैं वो बिलीरुबिन का अपटेक कम कर पाती है। ठीक है, और अगर वो अपटेक कम कर पाती हैं तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जब बिलीरुबिन डिक्रीज होगा तो उसका जो कंजुगेशन है, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनना है, कौन सा बनना होता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, कंजुगेटेड क्या है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन। तो जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सी सिचुएशंस में हो सकता है, हेपेटाइटिस में हो सकता है, सिरोसिस में हो सकता है। तो इस तरह का जो कामला है उसके अंदर हमें अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हाई अमाउंट में, यानी रेज्ड लेवल ऑफ अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन विल बी सीन। ठीक है, और जब जो बिलीरुबिन है जो वो अनकंजुगेटेड जब रहेगा और हाई अमाउंट में जब बॉडी के अंदर रहेगा तो हमारी आंखों का कलर येलो हो जाएगा, पेशेंट में यूरिन का कलर येलो हो जाएगा, और ये किस चीज के सिम्टम है, कोष्ठ शाखाश्रित कामला के सिम्टम्स हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया सभी को? आप सभी को समझ आ रहा है? आप सभी को समझ आ रहा है क्या? हाँ जी मैम। ओके, यस मैम। तो हम आगे बढ़ते हैं। कोष्ठ शाखाश्रित कामला की संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति में कहा गया है कि when a patient suffering from Panduroga indulges in amla, madhya or apatya ahar leads to production of more quantity of ranjak pitta। ठीक है, सो यानी जब पांडु रोग का व्यक्ति अम्ल आहार का, मध्य का, अपत्य आहार का जब सेवन करेगा तो रंजक पित्त की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। सो इमीडिएटली जो रंजक पित्त है वो अस्रक मांस दग्धवा, यानी जो रक्त और मांस है उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, उसको बर्न करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो रंजक पित्त बर्न्स द रक्त एंड मांस। ठीक है, जब रक्त और मांस का दहन शुरू हो जाता है, उसका जब पाचन शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर पांडु वदन और पांडु पीत वदन, यानी जो ये दो शब्दों का इस्तेमाल आचार्य डल्लन ने कहा है कि जो उसका फेस है वो येलोइश हो जाएगा। कैसा येलो हो जाएगा? भेक वर्ण, जो कल हमने पढ़ा था, भेक वर्ण हतेंद्रिय जैसे हमने पढ़ा था। तो भेक वर्ण यानी जो मेंढक होता है उसकी जैसी स्किन का जो कलर होता है वैसा कलर पेशेंट के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
तो आगे समझने के लिए हम, जैसे कि बोला गया है कि किट्टम असृजः पित्तम, किट्टम असृजः पित्तम, यानी कि जो मेन पैथोलॉजी है वो कोष्ठ शाखाश्रित कामला की वो कहाँ है, रक्त धातु और रंजक पित्त में है। रक्त धातु और रंजक पित्त में ही उसकी पैथोलॉजी डेवलप होती है। ठीक है, अगर रंजक पित्त की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो जो सिम्टम्स होंगे वो भी ज्यादा होंगे, और इसी वजह से इसको बहुपित्त कामला कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर पित्त अधिक है। इसी वजह से इसको संप्राप्ति में हम इसको बहुपित्त कामला कहते हैं। अंडरस्टूड? सभी को समझ आया? यस मैम। आगे कहा है कि कोष्ठ शाखाश्रित कामला में कोष्ठ शब्द का क्या अर्थ है? कोष्ठ शब्द का अर्थ है महास्त्रोतस। आचार्य डल्लन ने कहा है कि कोष्ठ शाखाश्रित कामला में महास्त्रोतस को कोष्ठ कहा, यहाँ पर संज्ञा दी गई है। ठीक है, कोष्ठ का अर्थ है कि महास्त्रोतस का अर्थ है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहां पर ये डिजीज मैनिफेस्ट होती है। और शाखा से क्या अर्थ है? शाखा से कोई कौन बताएगा? कल ही तो हमने डिस्कस किया था। शाखा से अर्थ है Skin. रक्त और त्वचा Skin. एक्सेट्रा। हाँ, सबसे पहले रक्त आएगा। ठीक है, रक्त सबसे पहले आएगा, त्वचा, नख ये सभी बाद में आएंगे। ठीक है, तो रक्त, त्वचा एक्सेट्रा ये सभी क्या है, ये शाखा से जो इनका रिलेशन है वो शाखा से है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब रंजक पित्त का लेवल इंक्रीज होता है तो वो कोष्ठ में और साथ साथ शाखा में, यानी इंटेस्टाइन में और ब्लड में, दोनों में मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, इस वजह से इसको कोष्ठ शाखाश्रित कामला कहा गया है। और क्योंकि दोनों पर यह है, इसी वजह से हम इसको उभयाश्रित कामला कहते हैं। ठीक है, तो ये सिनोनिम हमने दो पढ़ लिए, बहुपित्त कामला और उभयाश्रित कामला। ठीक है, रंजक पित्त जब बढ़ेगा तो जो येलो कलर है वो नेत्र में, मूत्र में, यहाँ यहाँ आ जाएगा। और वर्ण कैसा रहेगा? भेक वर्ण। भेक वर्ण कहाँ दिखाई देगा? त्वचा पर दिखाई देगा। ठीक है, जो आचार्य चरक और वाग्भट हैं उन्होंने कहा है कि तस्य पित्तम अस्रक मांस दग्ध्वा रोगाय कल्पते, यानी अस्रक और मांस की का दहन होने से, उनके खत्म होने से, उनका दूषण होने से, जो रक्त धातु है उसका दूषण होने से ये कामला मैनिफेस्ट होता है। और इसको हम मॉडर्न के अंदर अगर कंपेयर करते हैं तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस के साथ में। तो हम जो कल हमने पढ़ा था उसमें से ही हम आगे बढ़ते हैं कि जो हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी है वो हीमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर मेन सिम्टम होता है। हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज। आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी है? 120 डेज। ओके, जब नॉर्मल कंडीशंस जब अबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो जो आरबीसी है वो फ्रेजाइल होती है, उसकी लाइफ स्पैन छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, और इट कैन बी डिस्ट्रॉयड वेरी इजीली। ठीक है, ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर ब्लड के अंदर बिलीरुबिन ज्यादा होगा। ठीक है, ब्लड में अगर बिलीरुबिन ज्यादा होगा तो आरबीसी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, कुछ सिचुएशंस में, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, लीवर वर्क्स 6 times more than normal, 6 गुना ज्यादा काम करता है। एंड इंटेंसिफाइड कंजुगेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूअसली जब ज्यादा कंजुगेशन जब होता है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ बाइल विल बी फॉर्म्ड। जो बाइल लीवर से जो निकलेगा वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। एंड इट विल बी पॉर्ड इनटू द ड्योडिनम। ड्योडिनम में जाने के बाद वो क्या करेगा? जो हमारा स्टूल है उसकी कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी, क्योंकि बिलीरुबिन बहुत एक्सेस क्वांटिटी में सिक्रेट होता है,
और उसका कलर ऑरेंज कलर का हो जाएगा, यानी जो इसका सिम्टम है कोष्ठ शाखाश्रित कामला का आगे सिम्टम आएगा रक्तपीत शकृत, यानी कैसा ऑरेंजिश कलर का जो मल है वो ऑरेंजिश कलर का हो जाएगा। किसकी वजह से? एक्सेसिव बिलीरुबिन की वजह से। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो आरबीसीज हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, और जो बिलीरुबिन है वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो ज्यादा फॉर्म होता है। ठीक है, और ज्यादा बाइल इंटेस्टाइन के सॉरी ड्यूडेनम के अंदर कंटिन्यूअसली आता रहता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, राइज ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड इज नॉट दैट मच। जो ब्लड के अंदर जो बिलीरुबिन है वो बहुत ज्यादा नहीं होता जितना कि उसकी प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, यानी जो सीरम बिलीरुबिन है इट विल नॉट बी रेज्ड मोर देन, क्या होती है नॉर्मल क्वांटिटी बिलीरुबिन की? कौन बताएगा? 0.1 से 0.34। जो बिलीरुबिन है उसकी क्वांटिटी 0.2 टू 0.8 mg और इसकी यूनिट होती है 100 पर dl, सॉरी पर 100 dl। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर सीरम बिलीरुबिन है वो 4 से 6 mg पर 100 dl से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। किसमें? हीमोलाइटिक जॉन्डिस में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो स्किन है और आईज का जो कलर है वो बहुत ही लाइट कलर का होगा, बहुत ज्यादा डार्क कलर का नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क कलर का नहीं होगा। ओके, एनी डाउट्स? कोई डाउट्स हैं? ओके, चलो अब नेक्स्ट हमारा आता है लक्षण। जो कोष्ठ शाखाश्रित कामला है उसके क्या क्या लक्षण है? आप सभी को समझ में आ रहा है ना? आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? यस मैम। ओके, तो जो इसके कोष्ठ शाखाश्रित कामला के क्या लक्षण है? हरिद्र नेत्र, नख, ये 3 नहीं है, ये मिसटाइपिंग हो गई है, नख, त्वक और अनन, नख, त्वक और अनन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो पेशेंट है उसकी हरिद्र नेत्र, यानी उसकी जो नेत्र में स्क्लेरा उसकी येलो कलर की हो जाएगी, उसके नेल्स, उसकी स्किन, उसका फेस, ये सभी पेशेंट के अंदर येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था कि बहुपित्त कामला कोष्ठ शाखाश्रित कामला का सिनोनिम है, तो इसमें रंजक पित्त के बढ़ने की वजह से, रंजक पित्त के रक्त में बढ़ने की वजह से, शाखा में बढ़ने की वजह से ये सभी सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रक्तपित्त शकृत, यानी रक्तपित्त यानी कि जो डार्क येलो और रेडिश येलो कलर का उसके अंदर पेशेंट के अंदर स्टूल फॉर्म हो जाएगा, और जो पेशेंट है वो उसके अंदर जो हम यूरोबिलिनोजन जो बोलेंगे और जो स्टेरोबिलिनोजन है वो इसके अंदर ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, उसकी वजह से ये जो डिस्कलरेशन है वो बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, कौन बताएगा स्टेरोबिलिनोजन क्या है? स्टेरोबिलिनोजन क्या है? इशिता, इशिता, व्हाट इज स्टेरोबिलिनोजन? मैम जो मल रंजक पित्त को
स्टर्कोबिलिनोजन की संज्ञा दी गई है। अच्छा, ये कैसे फॉर्म होता है? हम्म हम्म मैम वो पूरी जो बाइल पिगमेंट वाली पूरी फॉर्मेशन थी वो बतानी है। पूरा नहीं बताना है। लेट इट बी। ओके, तो नेक्स्ट सिम्टम क्या है? रक्त पीत मूत्रता। जो उसके जो पेशेंट है वो डार्क यूरिन को पास करता है। पेशेंट पासिस डार्क यूरिन, यानी जो कोष्ठ शाखाश्रित कामला है उसके अंदर हमने इसका स्टूल का कलर पड़ा और इसमें अब रक्त पीत मूत्रता भी है। ठीक है, यहाँ पर सेम उसी की वजह से जो रंजक है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, जो किडनीज है जैसा कि हमने कल पढ़ा था वो यूरोबिलिनोजन को कुछ अमाउंट में सिक्रीट करती है, लेकिन जब यूरोबिलिनोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, बिलीरुबिन की क्वांटिटी ड्यूोडिनम में बढ़ने की वजह से, बहुत पित्त होने की वजह से, जब जो ऑर्गन्स हैं वो भी एक्सेसिव अमाउंट में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन है, जो 50% जैसे हमने समझा था कि जो बिलीरुबिन होता है वो लिवर के पास चला जाता है और जो 5% होता है वो यूरोबिलिनोजन किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होता है, लेकिन तब वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। 5% ही होगा लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो इन टोटल जो बिलीरुबिन जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, तो यूरोबिलिनोजन की क्वांटिटी भी बढ़ने की वजह से यूरिन के अंदर डार्क येलो कलर मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भेक वर्ण। भेक वर्ण यानी जो आचार्य भाव प्रकाश है उन्होंने कहा है बृहत भेक वर्ण, यानी जो बड़ा मेंढक होता है उसके कलर के जैसा बताया है। ठीक है, जो मेंढक की स्किन का जो कलर है उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है। आचार्य गंगाधर जो है वो कहते हैं कि जो कोष्ठ शाखाश्रित कामला है उसके अंदर बॉडी की अपीयरेंस येलो कलर की हो जाती है। तो कैसा येलो कलर रहेगा? जैसा मेंढक बारिश के मौसम में जब जो मेंढक दिखाई देते हैं वैसे मेंढक के कलर के जैसा हो जाता है। ठीक है, तो बारिश के मौसम में पार्टिकुलरली जो मेंढक का कलर होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, यानी थोड़ा हरित वर्ण उसके अंदर कम होता है, येलोइश वर्ण उसके अंदर थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, सेम वैसा ही कलर स्क्लेरा में, स्किन में, फेस में, यानी नेत्र, त्वचा, अनन यहाँ पर मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि पांडु वदन, यानी पांडु वदन को एक्सप्लेन करते हुए डलन ने सुश्रुत की कमेंट्री में लिखा है कि पांडु वदन पीत वदन, यानी पांडु वदन यहाँ पर येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ फेस है। ठीक है, तो कोष्ठ शाखाश्रित कामला के अंदर जो लाइट येलो कलर होता है वो मैनिफेस्ट होता है, और ये सेम सिम्टम हम हीमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर भी देखते हैं, यानी पैलर इज द मेन सिम्टम ऑफ एनीमिया। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हतेंद्रिय। हतेंद्रिय का मतलब होता है किसी हत, यानी किसी चीज को नुकसान होना। जो इंद्रिय है उसको कुछ नुकसान हो रहा है, इंद्रिय दुर्बल हो गई है, दुर्बल इंद्रिय, इंद्रिय शक्ति रहित हो गई है। तो यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन्स है उनकी परसेप्शन डिमिनिश हो जाती है, और ये कोष्ठ शाखाश्रित कामला का लक्षण है। जब बहुत ज्यादा सीवियर एनीमिया होता है तब ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है दौर्बल्य, यानी पेशेंट के अंदर वीकनेस आ जाएगी। वीकनेस का कारण रक्तक्षय है, जो रक्त है वो क्योंकि शरीर को धारण कर रहा है उसकी वजह से दौर्बल्य मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अरुचि, यानी पेशेंट को एनोरेक्सिया, टेस्टलेसनेस हो जाती है। कामला के अंदर हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पेशेंट है उसको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, उसकी टेस्टलेसनेस, एनोरेक्सिया उसके अंदर डेवलप हो जाता है। फिर अविपाक,
अविपाक यानी अन्नवाह स्रोतस का के फंक्शन सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं और अन्नवाह स्रोतस के अंदर पाचन कार्य अच्छे से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है दाह। दाह यानी सर्व शरीर के अंदर बर्निंग सेंसेशन यानी एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होने की वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है पोस्ट शाखाश्रित कामला और हीमोलाइटिक जॉन्डिस का कंपैरिजन। पोस्ट शाखाश्रित कामला और हीमोलाइटिक जॉन्डिस। तो यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्लाइड में, जो पोस्ट शाखाश्रित कामला है उसमें फर्स्ट है कि पित्तज पांडु रोग लीड्स टू पोस्ट शाखाश्रित कामला। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम हीमोलाइटिक जॉन्डिस में भी हीमोलाइटिक एनीमिया लीड्स टू हीमोलाइटिक जॉन्डिस। बहुपित्त कामला मीन्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ रंजक पित्त। ओके, बहुपित्त कामला मीन्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ रंजक पित्त। यहाँ पर है ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन इज ऑब्जर्व्ड इन हीमोलाइटिक जॉन्डिस। ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इंक्रीज्ड रंजक पित्त इज प्रेजेंट इन कोष्ठ। जो कोष्ठ है उसके अंदर रंजक पित्त इंक्रीज्ड अमाउंट में है एज वेल एज इन शाखा। ऐसे ही सेम टू सेम इसके अंदर भी बोला गया है कि सीरम एज वेल एज इंटेस्टाइन दोनों के अंदर ही जो बाइल है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ वर्ण के बारे में बताया गया है, भेक वर्ण त्वचा मुख नेत्र आर ऑब्जर्व्ड। मॉडर्न में भी बात की गई है कि माइल्ड जॉन्डिस विद लेमन येलो टिंट स्क्लेरा नील्स एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है रक्तपीत यानी रेडिश येलो कलर ऑफ मल ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ मलरंजक पित्त। यहाँ पर भी डार्क ऑरेंज और ब्राउन कलर ऑफ स्टूल कंटेन्स स्टेरकोबिलिनोजन। ठीक है, तो बिल्कुल कितने अच्छे से मॉडर्न के साथ में इसका कोरिलेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है रक्तपीत मूत्र प्रेजेंट। इसके अंदर भी सेम डार्क यूरिन प्रेजेंट। डार्क जो येलोइशनेस को जब और ज्यादा डार्क लेके जाते हैं तो ऑरेंजिश कलर फॉर्म होने लग जाता है, रक्तपीत वर्ण फॉर्म होने लग जाता है। नेक्स्ट है अश्रक मांस दग्ध लीड टू समदूषण ऑफ रक्त। यानी जो रक्त और मांस है उनका जब पाचन होता है तो उसकी वजह से डिजीज मैनिफेस्ट हो रही है। इसमें मॉडर्न में कहा गया है hemolysis leads to unconjugated hyperbilirubinemia. Next है this condition can be considered as प्लीहोदर। प्लीहोदर के साथ में इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं where अति पांडु रक्त एंड पित्त दुष्टि symptoms are found। ठीक है, अब मॉडर्न में कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज फाउंड ड्यू टू एक्सेसिव एक्टिविटीज ऑफ रेटिकुलोएपिथेलियल सिस्टम। ठीक है, ये आप दोबारा से एक बार पढ़ेंगे तो यू विल गेट इट। ओके, दिस टाइप्स ऑफ संप्राप्ति अश्रक दग्ध इज नॉट फाउंड इन शाखाश्रित कामला। ठीक है, जो शाखाश्रित अश्रक दग्ध वाली जो संप्राप्ति है ये शाखाश्रित कामला में नहीं पाई जाती। ठीक है, सेम टू सेम इसी टाइप से जो पैथोजेनेसिस है हीमोलाइटिक जो एक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करेंगे। तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर या फिर हम अगर मॉडर्न में आज भी आयुर्वेद में भी अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प लेना चाहते हैं तो उसमें हम टेस्ट करेंगे सीरम बिलीरुबिन। ठीक है, सीरम बिलीरुबिन अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनिया मिलेगा पेशेंट में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट वेंडनबर्ग्स टेस्ट। ये क्या है, इनडायरेक्ट पॉजिटिव आएगा। इसके बाद यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन की एक्सेस मिलेगी, यूरोबिलिनोजन की एक्सेस मिलेगी यानी जो नो बिलीरुबिन एंड नो बाइल साल्ट्स विल बी देयर। ठीक है, फिर स्टूल के अंदर हाई कलर्ड स्टूल विल बी देयर।
हाई कलर्ड स्टूल और स्टेरोबिलिनोजन के अंदर ज्यादा आएगा। लीवर फंक्शन टेस्ट हम देखेंगे कि वो सभी नॉर्मल लेवल्स में है या नहीं है, यानी लीवर को कोई डैमेज है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है चिकित्सा। चिकित्सा कोष्ठ शाखाश्रित कामला की, सिर्फ कोष्ठ शाखाश्रित कामला की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। ठीक है, बोला है कि कामलायंतु पित्तग्नम पांडु रोग अविरोधीयत। अष्टांग हृदय में चिकित्सा स्थान में बताया गया है कि जो मेन प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट के वो कौन कौन से हैं? कामलायंतु पित्तग्नम पांडु रोग अविरोधीयत, यानी जो कामलायंतु पित्तग्न का मतलब है कि पित्तग्न चिकित्सा हमें देनी है। जो रंजक पित्त है उसको, एक्सेसिव रंजक पित्त को हमें निकालना है। इट इज एलिवेटेड फ्रॉम द ब्लड। ओके, जो इसलिए हम जो शाखा कोष्ठ शाखाश्रित कामला है उसमें पित्तग्न ड्रग्स का मेन प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी पैथोलॉजी में बताया गया है कि असरक मांस दग्धवा, यानी हीमोलाइसिस हो रहा है यहाँ पर, तो हीमोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए हमें पित्त को डिक्रीज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है पांडु रोग अविरोधीयत, यानी जो कोष्ठ शाखाश्रित कामला है वो पांडु रोग के एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो वो प्राइमरी कोज यहाँ पे बताया गया है, यानी जो पांडु रोग को ही अगर हम प्रॉपरली ट्रीट कर देते हैं तो फिर ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो सिचुएशन होती है वो उतनी ज्यादा बुरी नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी हमें स्टार्टिंग में ही ब्लड फॉर्मेशन के लिए पांडु रोग के अंदर ट्रीटमेंट देना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो उसमें ऐसे पेशेंट के अंदर सीवियर ब्लड लॉस नहीं होगा। अगर किसी टाइप की लापरवाही पांडु रोग का पेशेंट करता है तो ऐसे पेशेंट्स को कामला मैनिफेस्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका चिकित्सा सिद्धांत है, मृदु भी तिक्तकई कामली तो विरेचनई। चरक चिकित्सा स्थान में 16 चैप्टर में बताया गया है कि कामली तो विरेचनई ये इसकी मेन चिकित्सा है, यानी मृदु विरेचन। जो विरेचन की अगर बात करते हैं तो यहाँ मृदु विरेचन दिया जाता है। मृदु विरेचन के लिए हम तिक्तक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, यानी बिटर ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। जो तिक्त रस होता है वो पित्तहर होता है, तो इसलिए जो पित्तहर होने की वजह से पित्त का रेचन करने वाली ड्रग्स का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुटकी। कुटकी का प्रयोग यहाँ आरोग्यवर्धिनी रस का हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेचनम कामलार्तस्य स्निग्ध स्यादौ प्रयोजेत तथा प्रश्मनी कार्या क्रिया वैदेन जानता। तो यहाँ चक्रदत्त पार्टिकुलरली स्ट्रेस देके बोलते हैं कि विरेचन देने के बाद समनौषधि देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले हमें, जो श्लोका है उसमें बोला गया है कि सबसे पहले हमें स्नेहन देना है, रेचन देने से पहले स्नेहन देना है, उसके बाद मृदु विरेचन देना है और मृदु विरेचन के बाद शमनौषधि देनी है। अगर इन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया तो ठीक नहीं हो सकता है कोष्ठ शाखाश्रित कामला का रोगी। ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले बोलते हैं स्नेहपान। स्नेहपान में क्या क्या आएगा? स्नेहपान को सबसे पहले हमें इंटरनली एम्प्टी स्टमक एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, उसको हम आरोहण क्रम से देंगे कि सबसे पहले टेस्ट डोज के बाद फिर उसके सम्यक स्निग्ध लक्षण आने तक हम उसको स्नेहपान कराएंगे। ठीक है, स्नेहपान का यहाँ क्या रोल होगा? स्नेहपान गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और जो मोर एंड मोर बाइल जो ड्यूोडेनम के अंदर है उसके अंदर फैट को डाइजेशन के लिए ज्यादा बाइल सीक्रेट होना शुरू होगा। ठीक है, जो गॉल ब्लैडर है उसका काम क्या है? डाइजेशन करना उसका मेन काम है। ठीक है,
तो अगर हम स्नेहपान कंटिन्यूअसली एम्प्टी स्टमक देते रहते हैं, ठीक है, तो वो बाइल सिक्रेशन में, लीवर से बाइल की सिक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, यानी जो एक्सेसिव बाइल फॉर्मेशन वहां हो रखी है उसको निकाल देने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से घृताज का हम यूज कर सकते हैं? पंचगव्य घृत का, कल्याणक घृत का, महातिक्तक घृत का यूज कर सकते हैं। जो पंचगव्य घृत है वो चरक में दिया गया है, कल्याणक भी चरक में दिया गया है, महातिक्तक चरक में दिया गया है, 7, 8, 9 चैप्टर में दिए गए हैं तीनों। नीचे से महातिक्तक 7th चैप्टर में है, कल्याणक 8th चैप्टर में है, पंचगव्य घृत 9th चैप्टर में है, ठीक है। चिकित्सा स्थान में जो पंचगव्य घृत है उसके अंदर ज्यादातर ड्रग्स तिक्त रस प्रधान है, रक्त शोधक है, और इसको रसायन और पांडुहर रोग कहा गया है। पांडुहर रोग यानी जो पित्त से जो पित्तज पांडु है उसके अंदर, यानी जो कोष्ठ शाखाश्रित कामला में भी एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो महातिक्तक घृत है, महातिक्तक घृत के अंदर जो ड्रग्स है वो ज्यादातर तिक्त रस प्रधान है, पांडुहर रोगी के लिए उत्तम बताई गई है। असरक पित्त हर इसको बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विरेचन। स्नेहपान के बाद हम विरेचन कराते हैं। तो विरेचन के लिए आचार्यों ने कहा है विरेचनम पित्त हराणाम श्रेष्ठम, यानी पित्त को हरने के लिए विरेचन श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पर जो एक्सेसिव अमाउंट में दोषास जो एक्यूमुलेट हो गए हैं, यानी जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो गया है उसको एक्सक्रीट आउट करने में ये हेल्प करता है, और ब्लड के अंदर नॉर्मलिटी यानी समता लेकर आता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके लिए जो ड्रग्स बताई गई है विरेचन के लिए, गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, गोदुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं। गौमूत्र और गोदुग्ध को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करने के लिए बोला है, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके विरेचन के लिए देने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट बोला है दंती फलकवात, दंती फलकवात एंड काश्मीरी फलकवात, इन दोनों को भी इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे, ठीक है। डोसेज बताई गई है 1 अंजलि, 1 अंजलि की डोसेज में दंती फलकवात और काश्मीरी फलकवात को मिक्स करके देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला है त्रिव्रत चूर्ण, विरेचन के लिए त्रिव्रत चूर्ण, त्रिव्रत चूर्ण को पित्तज पांडु के लिए प्रशस्त बताया गया है। तो यहाँ पर हम त्रिव्रत को कोष्ठ शाखाश्रित कामला के लिए विरेचन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। डोज बताई गई है हाफ पल, हाफ पल। इसमें त्रिव्रत चूर्ण में हम 1 पार्ट त्रिव्रत चूर्ण का लेंगे और 2 पार्ट शुगर के लेंगे और इसको ओरली एडमिनिस्टर करेंगे, ओके। उसके बाद आती है शमन औषधि की अगर हम बात करते हैं, शमन औषधि की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आते हैं त्रिफ्लास्वरस है। आप सभी स्लाइड देख पा रहे हैं क्या? हेलो, यस मैम दिख रही है। ओके, तो हम बस जल्दी से इसको क्विकली फिनिश करते हैं कि जो शमन औषधि है उसके अंदर हम त्रिफ्लास्वरस यूज कर सकते हैं, गुड़ुची स्वरस यूज कर सकते हैं, निम्ब पत्र स्वरस यूज कर सकते हैं। सभी की क्वांटिटी 2 ग्राम के आसपास रहेगी, 2 ग्राम जो दिन में 2 बार तक दी जा सकती है या फिर 1 बार एम्प्टी स्टमक ओरली, ठीक है। गुड़ची स्वरस को 20 ml तक की मात्रा में दिया जा सकता है। नवायस लोह को यहाँ प्रशस्त माना गया है। नवायस लोह मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन ये उष्ण होता है इसलिए
इसको थोड़ा सोच समझ के यूज करना चाहिए। 250 ग्राम्स की इसकी डोसेज बताई गई है 3 टाइम्स ए डे। ठीक है। मंडूर वटक जो हमने पित्तज पांडु में पढ़ा था, योगराज चूर्ण यहाँ पे दिया जा सकता है। नेक्स्ट है नस्य और अंजन, यानी जो अंजन है उसको आंखों में अप्लाई करेंगे। उसका जो जूस है द्रोण पुष्पी स्वरस को हम यूज करेंगे। द्रोण पुष्पी स्वरस को अंजन के लिए प्रयोग करेंगे। और नस्य के लिए हम जालिनी फल, यानी जो जिसको देवदाली कहते हैं, देवदाली का नस्य हम यहाँ पर नॉस्ट्रल्स में इनहेल कर सकते हैं। ठीक है। इसको जो देवदाली है उसके नस्य को पार्टिकुलरली कामलाहर कहा गया है। ओके, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। किसी को कोई डाउट्स है?